डीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए जानते हैं। और रुक करेंगे आज की पहली बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। इंडिया अलायंस में इस समय खलबली मच गई है और एक बार फिर से एनडीए वर्सेस इंडी होने की पूरी तैयारी की जा रही। देख रहे हैं आप, सीपी राधाकृष्णन ये एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं और आज दिल्ली पहुंचे। देखिए, राम मोहन नायडू ने स्वागत किया, मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वागत किया, किरण रिजिजू आपको नजर आ रहे हैं, यानी तमाम मंत्री पहुंचे और एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया गया। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी यहां पर मौजूद रहीं और एक एक करके सभी ने बधाई संदेश दिए, क्योंकि एनडीए को लग रहा है कि जीत उनकी ही होने वाली है। और इसके बाद एनडीए का खेमा बहुत ज्यादा उत्साहित है। अब आपको बताऊंगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और आज देखिए, मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की तस्वीर को जैसे ही साझा किया गया, यह अब मानकर चला जा रहा है कि एनडीए पूरी तरह से जीत के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव में आश्वस्त नजर आ रहा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी तस्वीर जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। देख रहे हैं आप, ये हैं सीपी राधाकृष्णन जी की माता जी। और आज जैसे ही उम्मीदवार घोषित किया, इन्होंने भी लड्डू खाए और खिलाए भी। देखिए जरा, एनडीए का खेमा पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहा है कि जीत उनकी होने वाली। लेकिन इस समय विपक्ष में खलबली मची हुई। आपको बताता हूं, एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन साहब को मैदान में उतार दिया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष से समर्थन की अपील भी की। एनडीए चाहता है कि उपराष्ट्रपति का पद इनको मिले, चुनाव सर्वसम्मति से हो। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से इसके लिए बात की, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से भी समर्थन का कोई भरोसा अब तक नहीं मिला है। खबर है कि इंडिया अलायंस भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उम्मीदवार भी तय कर लिया गया है। डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि सिवा, ये जो आप देख रहे हैं, ये अलायंस के कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि इंडिया अलायंस ने तिरुचि सिवा के नाम की पुष्टि अब तक नहीं की है। ये संभावित चेहरे हैं। इंडी के दलों ने तिरुचि सिवा के नाम से इनकार भी नहीं किया है। दरअसल डीएम के सांसद तिरुचि सिवा तमिलनाडु से आते हैं और सीपी राधाकृष्णन भी तमिलनाडु से आते हैं। और इसीलिए आपको बता दें, उनका जन्म हुआ है तमिलनाडु के तिरुपुर में। इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। 69 साल के राधाकृष्णन की पृष्ठभूमि खाटी संघ की है और सीपी राधाकृष्णन कन्याकुमारी से 2 बार सांसद भी रहे हैं और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, केरल के प्रभारी भी रहे और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इस समय वो महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी गवर्नर है। राधाकृष्णन के जरिए बीजेपी दक्षिण के राज्यों में पैठ जमाना चाहती है। यही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वार पलटवार जरूर किया जा रहा है। सुनिए जरा। महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन चुनाव तो होगा। इंडिया ब्लॉक एक निर्णय लेगा। क्या निर्णय लेगा मैं अभी नहीं बता सकता। उस बारे में चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल है तो महाराष्ट्र के लिए वो जो जुड़ा उनकी पार्टी का निर्णय है। हमें खुशी की क्या बात है, उनकी पार्टी का कैंडिडेट है भाई, चुनाव है, गवर्नर रहे हैं, अभी वो सब महाराष्ट्र के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय सामाजिक या क्वालिटी करके नहीं लेती है, राजनीतिक लेती है। बीजेपी ने जिसको एनडीए को लड़ाना है उनको तय करेंगे, ये उनका मामला है, इसमें हमारा क्या देखना है।
हमारी अपनी रणनीति हमारे नेता तय करेंगे तो हम अपने तरीके से देखेंगे क्या होगा। ये पूरी तरह से पार्टी का निर्णय। देखिए जो भी पार्टी का फैसला होगा हम लोग तो उससे बंधे हुए हैं। क्या बात की है, इंडिया गठबंधन का क्या निर्णय होगा ये तो समय पर पता चलेगा। अभी समय है और इंडिया गठबंधन मिलकर तय करेगा क्या करना है, निर्णय लेगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया अलायंस हार नहीं मानेगा। वो कह रहा है हम तो उतारेंगे उम्मीदवार, और देख रहे हैं आप मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरा विपक्ष इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आंकड़े इंडिया अलायंस के पास हैं और कितना बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है। आइए आपको जरा बताते हैं। ये आप देख रहे हैं कुल संख्या राज्यसभा और लोकसभा की 782 है। लोकसभा में है 542, राज्यसभा में है 240। लेकिन बहुमत के लिए कितने चाहिए होते हैं? 391। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एनडीए के पास 31 ज्यादा है। यानी इस समय मोदी और जेडीयू के साथ साथ कई अलायंस हैं, उनके नंबर ज्यादा हैं और इधर इंडी के पास नंबर नहीं है, 79 कम है। इसका सीधा मतलब यह है कि विपक्ष इस समय फंसा हुआ है। और कहा तो यह भी जा रहा है, कई राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि विपक्ष की चुनाव में हार तय मानी जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, विपक्ष अभी भी रणनीति बना रहा है। क्या रणनीति बना रहा है, सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। जहां से भी उम्मीदवारी आएगी, अगर आएगी जैसे वो पार्लियामेंट में वोटर लोकसभा राज्यसभा के वोटर देते हैं, और आपको मालूम है ऐसा होता है कि आपस में मिल करके ही पक्ष विपक्ष मिल करके ही वोट देने का पहले प्रयास होता है, अन्यथा फिर वोटिंग होगी। तो वोटिंग में एनडीए जीतेगी, उसमें कहीं दो मत नहीं। इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार हो, लेकिन हमारे उम्मीदवार तो बहुत ही प्यारे इंसान हैं। मैं उनको निजी तौर पे भी जानती हूँ, उनका बहुत सम्मान करती हूँ। बहुत ही मीठे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। मुझे तो लगता है कि इसके लिए बधाई राधाकृष्णन जी की जगह पे पार्टी को देना चाहिए कि इतने अच्छे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। आदर्श स्थिति यही है कि सभी राजनीतिक दल जो है वो मिल करके निर्विरोध जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करें। अब सबसे बड़ी चाल जो कहा जा रहा है कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, वो क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, राधाकृष्णन साहब आते हैं साउथ से और ये एमके स्टालिन। अब इनकी भी मुसीबत है, करे तो करे क्या, क्योंकि अगर वो इन्हें वोट नहीं देंगे तो उन पर एक ठप्पा लग जाएगा कि वो तमिलनाडु के विरोधी हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं। और इधर उद्धव ठाकरे आपको नजर आ रहे हैं, इनके सामने भी यही चुनौती है, क्योंकि इस समय सीपी राधाकृष्णन साहब ये हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। तो इन पर एक और ठप्पा लग सकता है कि कैसी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार तो घोषित कर दिए गए और इस फैसले को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी के इस फैसले ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। इसे इंडिया अलायंस में सेंधमारी की रणनीति भी कहा जा रहा है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ऐसे में उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, यह आसान नहीं है उनके लिए। इसके लिए मैसेज ये जाएगा कि यूबीटी महाराष्ट्र के राज्यपाल के खिलाफ है, अगर वोट नहीं देंगे तो। लोकसभा राज्यसभा में उद्धव यूबीटी के पास 11 सांसद हैं। अब बात करेंगे एमके स्टालिन। बीजेपी के इस फैसले से एमके स्टालिन भी टेंशन में। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। ऐसे में एमके स्टालिन के लिए उनका विरोध आसान नहीं होगा, क्योंकि स्टालिन की पार्टी डीएम के क्षेत्रीय अस्मिता की ही राजनीति करती है और तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। एआईए डीएमके से टक्कर भी है और लोकसभा और राज्यसभा में डीएमके के 32 सांसद हैं, जो नंबर बहुत बड़ा है। और अगर ये छिटके तो आप ये मानकर चलिए कि एनडीए में टूट संभव है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं एनडीए में टूट संभव है, क्योंकि पहले भी क्रॉस वोटिंग हो चुकी है। यानी अभी ये पहली बार नहीं है। 2007 की घटना आपको बताता हूं। शिवसेना ने यूपीए उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल को वोट कर दिया था। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल यूपीए की तरफ से उम्मीदवार थी और एनडीए की तरफ से थे भैरव सिंह शेखावत। उद्धव की शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल को वोट कर दिया था, तब की एनडीए में थे, क्योंकि प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र से आती थी
और एक बार और राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी यूपीए के उम्मीदवार थे 2012 में। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने प्रणब दा को वोट किया था। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी प्रणब मुखर्जी को वोट किया था, क्योंकि उद्धव और नीतीश के रिश्ते प्रणब दा से काफी अच्छे थे। एनडीए ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, तो नीतीश कुमार की जेडीयू, तब ये कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए के साथ, और जेडीयू ने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया 2017 में, क्योंकि तब कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। और धनखड़ साहब के साथ भी ऐसा ही, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे। क्रॉस वोटिंग तो नहीं हुई, लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने इंडी अलायंस का हिस्सा वो रही, और अलायंस में मतभेदों की वजह से टीएमसी ने वोट नहीं किया, जबकि जगदीप धनखड़ और ममता के रिश्ते अच्छे नहीं थे। राज्यपाल के तौर पर उनकी धनखड़ से ठनी रहती थी, और इसलिए उन्होंने वोट नहीं किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा ही हुआ तो स्टालिन और उद्धव इंडी को धोखा दे सकते हैं। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के लिए इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि भले ही सीपी राधाकृष्णन जी मूल तमिलनाडु के होंगे, पर अब वो महाराष्ट्र के मुंबई के वोटर हैं। इसलिए मुंबईकरों के लिए और महाराष्ट्र की तमाम जनता के लिए एक बहुत ही हर्ष की बात है। जो महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करने वाली पार्टियां हैं, उसमें भी विशेष रूप से उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है या शरद पवार जी जिनकी राष्ट्रवादी है, ये दोनों नेताओं ने और उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र के हमारे राज्यपाल और महाराष्ट्र के वोटर सीपी राधाकृष्णन जी को पूरा समर्थन देना चाहिए। विपक्ष के बहुत सारे लोग हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, जो स्वयं राधाकृष्णन जी जैसे नेताओं को चुनकर राज्यसभा के चेयरमैन बनाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से राधाकृष्णन जी ने गवर्नर का पोस्ट संभाला, मुझे यकीन है उसी प्रकार से, उसी क्रेडिबिलिटी के साथ वे उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया की पोस्ट संभालेंगे। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए गए, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनका उपराष्ट्रपति बनना तय है। मैं तो सबसे पहले उनको बधाई देता हूं, भगवान सिद्धिविनायक जी की कृपा से उनको यह अवसर मिला है, और मुझे लगता है विपक्ष भी सर्वसम्मति से उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित करने में अपना योगदान देगा। कांग्रेस को कोई भी बात पे आपत्ति हो सकती है, बीजेपी कुछ भी करेगी, कि कोई भी नाम लेगी आपत्ति होगी। अभी देखना यह है कि डीएमके क्या करती है, क्योंकि साउथ से नाम है और उनको वो सपोर्ट देती है क्योंकि उनके यहाँ से आए हैं, और मुझे लगता है डीएमके भी उसका स्वागत करेगी और सपोर्ट करेगी। चलिए आइए अब आपको लेकर चलता हूं बिहार में इस समय जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है, और हंगामा किस मुद्दे पर है देखिए, एसआईआर पर। और सिर्फ बिहार नहीं, दिल्ली में भी इसे लेकर हंगामा हो रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। संसद के बाहर विपक्ष आज जमा हुआ और जमकर प्रदर्शन किया गया। और इतना ही नहीं, देख रहे हैं आप, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तमाम सांसद, और क्या नारेबाजी हुई सुनिए जरा। तो ये तो आप बाहर की तस्वीर देख रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूं राज्यसभा में। राज्यसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा किया गया। सुनाइए जरा कैसे यहां पर विपक्ष के सांसद नारेबाजी कर रहे थे। प्लीज 0 आवर। धन्यवाद माननीय 0 आवर चलने दे, मेंबर्स आवर है। इशूज आपने मुझे आक्रांताओं के नाम पर 0 आवर क्वेश्चन आवर बहुत महत्वपूर्ण है। बोलने का प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए, सदन को चलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान। तो ये तो राज्यसभा, इधर लोकसभा में आप देख रहे हैं ओम बिरला स्पीकर हैं, और आज इन्होंने हंगामे के दौरान विपक्ष के तमाम सांसदों को जबरदस्त चेतावनी दी और बताया कि आपको हंगामा नहीं करना चाहिए। सुनिए जरा। जितनी जोर से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको
जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी मान्य सदस्य को सुना, जनता ने आपको संपत्ति के लिए नुकसान जो आप पहुंचा रहे हैं उसके लिए नहीं भेजा है। और इसे लेकर विपक्ष के तमाम सांसदों को आज स्पीकर ओम बिरला ने चेतावनी दी। लेकिन आज संसद में क्या हुआ जरा आपको बता दूं। एसआईआर की वजह से संसद आज भी नहीं चल पाई। आज इंडिया अलायंस ने संसद में हंगामा किया। ये आज की तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए जरा, जिस पर लोकसभा स्पीकर ने सख्त ऐतराज जताया। दरअसल विपक्ष के सांसद लगातार शोर शराबा कर रहे हैं। ओम बिरला ने उन सांसदों से अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा यह प्रश्नकाल है, जितनी जोर से नारेबाजी कर रहे हैं उतना जोर लगाकर अगर प्रश्न पूछते तो देश की जनता का कल्याण हो जाता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति तोड़ने के लिए नहीं भेजा। मैं चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी सदस्य को यह विशेषाधिकार नहीं है कि वो सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आप सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो मुझे कुछ निर्णायक कदम उठाने होंगे और देश की जनता ये सब देख रही है। कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटनाओं पर सदस्यों के खिलाफ पहले कार्रवाई हो चुकी है। सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास नहीं करें। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन अब तक केवल 2 दिन संसद में बहस हो पाई है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी और उसके बाद से लगातार हंगामा हो रहा है। आप देखिए, यह हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और विपक्ष इसे हथियार बना रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के बात को लेकर के संसद में बहुत हंगामा किया, वो ऐसे समय में हंगामा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस पार्टी के बीच के जो बात है वो इलेक्शन कमीशन में ही जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ पूछा है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को ही देना चाहिए। पार्लियामेंट में हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर। चुनाव आयोग लगातार उनके एफिडेविट मांग रहा है, बयान हल्फी मांग रहा है। अगर आप किसी के खिलाफ गंभीर कोई आरोप लगा रहे हैं तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हो, संसद हो, न्यायालय हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम इस किताब की ताकत से पैदा हुए हैं और इस किताब की आड़ लेकर के आप इसकी धज्जियां मत उड़ाइए। पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष हैं। ये कहना आसान है, दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं। बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। आइए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तो आपने देख लिया, लेकिन ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है बिहार में चुनाव के लिए। और वहां राहुल गांधी मैदान में आ गए, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी मैदान में, और आज औरंगाबाद पहुंचे और उन्होंने अपनी वोट अधिकार यात्रा निकाली। देखिए जरा, सुनिए जरा कैसे लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह से, क्योंकि कैमरे पर सवाल उठाए जाते हैं और राहुल गांधी पूरी तरह से चारों तरफ कैमरे से घिरे हुए हैं, और इसे लेकर भी बिहार में विपक्ष निशाना साध रहा है। और मैं आपको दिखाता हूं, राहुल गांधी जब पहुंचे, तेजस्वी पहुंचे, तो लोग पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़कर इस यात्रा को देख रहे हैं, और ये महागठबंधन का दावा है कि यात्रा माहौल बना रही है। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं दरअसल ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, राहुल गांधी औरंगाबाद पहुंचे और यहां पर एक बार फिर से वो हिंदुत्व का चोला ओढ़ रहे हैं।
हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाते हैं, सनातन को लेकर सवाल उठाते हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन औरंगाबाद में देखिए आप कैसे आज वो पहुंचे और उन्होंने यहां पर मंदिर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा, यहां पर ये घंटा बजा रहे हैं और सिर्फ इतना नहीं, हाथ भी जोड़कर खड़े हुए हैं अंदर मंदिर में और उन्होंने प्रणाम भी किया है। अब कहा जा रहा है क्या राहुल बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर से हिंदुत्व के पथ पर आना चाहते हैं, क्योंकि वो सनातन का विरोध करते रहे हैं। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, सोचा है कभी आप? ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि चुनाव में धांधली हो रही है, क्योंकि बिहार में एसआईआर पर माहौल बनाने की कोशिश है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एसआईआर पर रोड शो भी कर रहे हैं। राहुल गांधी 17 दिनों की वोट अधिकार यात्रा पर हैं बिहार में और यात्रा से पहले ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुद्दे को हवा दे दी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की लिस्ट अब पब्लिक कर दी। जिनके नाम कटे हैं उन्हें वेबसाइट पर डाल दिया गया है। 65 लाख है इनकी संख्या। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कटे हुए नाम जिला अधिकारियों की वेबसाइट पर है। विपक्षी दल जो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, चिल्ला चिल्लाकर कटे हुए नामों की लिस्ट मांग रहे थे। अब चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। दरअसल बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम काटे गए हैं और चुनाव आयोग ने इसके आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। किसके नाम हटाए गए? मृतकों के नाम हटाए गए, 2 आई कार्ड वालों के नाम हटाए गए। सिर्फ इतना नहीं, विदेशी नागरिकों के नाम तक हटा दिए गए। जिनके 2 आई कार्ड हैं उन्हें भी हटा दिया गया। वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 1 सितंबर तक का वक्त दिया गया है और अगर आपको भी सुधार करना है तो आप भी जा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सियासी दलों ने अभी तक आपत्तियां नहीं दर्ज कराई हैं, लेकिन इस पर सियासत भरपूर हो रही है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। और इस यात्रा में लोगों को जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वोट देने का, हम लोगों की कोशिश है लोगों को जागरूक करें ताकि किसी भी मतदाताओं का जो है नाम ना छूटे। जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही व्यक्ति चोरी की बात करे। जिस व्यक्ति ने बिहार का चारा चोराया हो, जिस व्यक्ति ने हलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने रेलवे के जमीन लिया हो, उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चोरी करके ये लोग सीना जोरी वाले लोग। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो, किसी के वोट के अधिकार को छीना जाए, ये बिहार स्वीकार नहीं करेगा। ये चुनाव आयोग को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, यात्रा करना उनका फैशन है, वो करें, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस यात्रा का क्या मतलब है? राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं? राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश का मतदाता बने। कुछ दिन पहले तो संविधान लेके घूमते थे, संविधान की बात करते थे, आज संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग की नीयत कहीं किसी के नाम को काटने की नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हार के डर से अपनी पूरी हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं। जिस तरह की भाषा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये जंग बहुत आगे बढ़ गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है, हलफनामे के लिए कह दिया है। तो अब राहुल गांधी और विपक्ष कह रहा है कि हम महाभियोग ले आएंगे। लेकिन क्या कह रहा है विपक्ष? सबसे पहले आपको दिखाता हूं, यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें राहुल गांधी के तमाम आरोपों का जवाब दिया और राहुल गांधी को कहा कि आपके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है, या तो माफी मांगे या फिर आप हलफनामा दे दें। अगली तस्वीर दिखाइए। इसके बाद ही इंडिया अलायंस ने मीटिंग कर ली। देखिए आप, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत और तमाम सांसद यहां पर बैठे हुए हैं। तो देखा ये सांसद क्यों मिले? क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी से कह रहा है कि आप माफी मांगे या फिर आप हलफनामा दें, और इधर विपक्ष कह रहा है कि हम कुछ नहीं देंगे, हम तो महाभियोग लाने वाले हैं। आपको बताता हूं ये क्या होता है। इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। खबर है कि विपक्ष महाभियोग की तैयारी में है। इंडिया अलायंस की बैठक में महाभियोग पर चर्चा हुई। खबर है कि चर्चा के बाद इंडिया अलायंस महाभियोग लाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा। सीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया अलायंस के तेवर चढ़े हुए हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीसी ज्ञानेश कुमार ने सख्त चेतावनी दी। कहा कि वोट चोरी जैसे झूठे आरोप से ना तो आयोग डरता है और ना ही देश का मतदाता डरता है। इलेक्शन कमीशन नजर में ना उनकी नजर में कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सभी समकक्ष है। अगर किसी को लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप सबूत दे दें। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम भी उसमें सुधार करेंगे, केवल बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। सीसी ने राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी सख्त टिप्पणी की। बिना नाम लिए कहा कि जिन्होंने आरोप लगाए उन्हें 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा, हलफनामा देना होगा या फिर देश से माफी मांगे, और उनके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर हलफनामा नहीं दिया तो फिर यही समझा जाएगा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति ना करें। दरअसल विपक्ष काफी समय से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहा है और राहुल पिछले 3 महीने से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा में हार के लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार बताया। कर्नाटक चुनाव में भी हेरफेर और बीजेपी से सांठगांठ के आरोप लगाए। राहुल के साथ साथ तमाम विपक्षी दल बिहार में भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। और इसी के बाद कल सीसी समेत तीनों चुनाव आयुक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी में इलेक्शन कमीशन ने एक-एक कर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद अब विपक्ष महाभियोग की बात कर रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये महाभियोग क्या है, इसमें क्या होता है, ये कैसे लाया जाता है? आपको एक-एक डिटेल आज बताने वाला हूं, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इलेक्शन कमीशन के पास चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक सीसी समेत 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यानी सीसी मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक सुरक्षा है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर महाअभियोग से हटाए जाते हैं। बाकी के 2 चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के आदेश से हटाए जा सकते हैं। दोनों चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए सीसी की सलाह बड़ी जरूरी होती है, लेकिन सीसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए महाअभियोग जरूरी है। महाअभियोग कहां चलता है? संसद में चलता है। लोकसभा या राज्यसभा शुरू होती है। लोकसभा में विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है, मतलब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, और इसके बाद राज्यसभा में महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। राज्यसभा में भी प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है और इसके लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन विपक्ष के हमले कम नहीं हुए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है? पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, सड़कों पर इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है। हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित समय में उचित कदम लेंगे। ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ऐसे नहीं होती है भाई। अगर कल को अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो आप इस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संस्थाओं को आप कटघरे में लेके जाने का आप काम करेंगे। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं। जरूरत पड़े तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति पद की गरिमा गिरा दे तो तमाम विकल्प खुले रहते। जैसा नासिर हुसैन साहब ने कहा है, वो भी विकल्प, तमाम विकल्प हैं, जो कानून विकल्प होंगे वो किए। महाभियोग की तैयारी सही समय पर सही खबर आपको दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको आज एक और बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। हरियाणा में जबरदस्त बवाल हो रहा है। बवाल की वजह यह है, एक टीचर का मर्डर कर दिया गया और यह मर्डर मिस्ट्री अब उलझ गई है। पूरे हरियाणा में बवाल हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये है मनीषा, इनकी ही हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। 11 अगस्त से मनीषा लापता थी, उसके बाद 13 अगस्त को इनका शव मिलता है और तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और ये देख रहे हैं आप, शव को बरामद कर लिया गया है। अब आपको बताते हैं, पुलिस भी खाक छान रही है, कोई सबूत मिल जाए, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं।
और इसी वजह से हंगामा हो रहा है। लेकिन अलग अलग जगह पुलिस अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। दिन तक पुलिस ने अलग अलग जगह की खाक छानी, लेकिन कुछ मिला नहीं है। और आपको ये बता दें कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई, और इसलिए देखिए परिवार वाले हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न्याय कब मिलेगा, कौन है मनीषा की हत्या के पीछे। और सुनिए जरा कैसे हंगामा किया जा रहा है, समझाइश दी जा रही तो परिवार वाले जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। लेकिन मनीषा स्कूल में पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। तो देखिए कई जो छात्र हैं वो अलग अलग जगह पर मैदान में आ गए, और यहां पर अलग अलग जगह, ये जींद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए कैसे हंगामा किया जा रहा है। हरियाणा के भिवानी में एक टीचर के मर्डर पर लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भिवानी समेत पूरे हरियाणा में छात्रों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश जता दिया। परिवार और प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक बेटी का शव अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाएंगे। आज क्यों आगे तुम लोग? भाई उस दिन कल नहीं आए मेरे साथ, परसों नहीं आए मेरे साथ है, और आज तुम यहाँ पे जब मौत हो गई है, डेथ हो गई है, तब तुम सारे के सारे आए, आज तुम्हारे पास कैसे टाइम है? अगर 11 तारीख को प्रशासन देख लेता तो लड़की हमारे पास होती। ठीक है। पुलिस पहले सुसाइड का दावा कर रही थी, सुसाइड नोट मिलने का दावा किया गया। अगर सुसाइड था तो उसे क्यों छिपा गया? आखिर पुलिस किसके दबाव में हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही थी? देखा आप, जबरदस्त हरियाणा में हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है। आपको बताता हूं आखिर हुआ क्या। हरियाणा के भिवानी में स्कूल टीचर की हत्या कर दी गई। 11 अगस्त को मनीषा प्ले स्कूल में पढ़ाने गई। उन्होंने पिता से कहा कि वो घर देर से आएंगी और उन्हें बीएससी में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज जाना है। 11 अगस्त को देर रात तक मनीषा लौटी नहीं। परिवार ने मनीषा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बिना रिपोर्ट दर्ज किए ही परिवार को वापस भेज दिया। अब 12 अगस्त को पुलिस ने खानापूर्ति के लिए केस दर्ज कर लिया। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी नहर के पास मिला। ये देख रहे हैं, मनीषा का शव पूरी तरह से सड़ गया था। आशंका है कि मनीषा की हत्या कहीं और की गई है और फिर शव को नहर के पास खेत में लाकर फेंक दिया गया। 19 साल की महिला टीचर मनीषा के शव पर बर्बरता के निशान मिले। गला उनका काट दिया गया। शव के कई अंग गायब हैं। विभत्स मर्डर से स्थानीय लोग काफी गुस्से में, जो आप इधर देख रहे हैं। परिजनों ने मनीषा के अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया और भिवानी में दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। लोगों को पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर भरोसा नहीं। पुलिस कह रही सुसाइड हुआ। पुलिस मर्डर केस को सुसाइड बनाना चाहती। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस के पास सुसाइड नोट था तो उसे इतने दिन से क्यों नहीं दिखाया, क्यों छिपाया? 5 दिन बाद पुलिस भी हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। इससे भी परिवार और स्थानीय लोग गुस्से में हैं और जबरदस्त हंगामा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसे लेकर मनीषा के पिताजी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। मतलब बॉडी संगीन अपराध था जी। मतलब उसका गला काट रखा था। ठीक है। चेहरे का कोई फेस था ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल वो था, सिर्फ हड्डी दिख रही थी। एसिड वगैरह डाल के जो भी उन्होंने कुछ कर रखा था, ऐसे कर रखा था सर। जब मैंने हल्ला किया ना, उनको प्रशासन को बोला कि आज क्यों आ गए तुम लोग? भाई उस दिन कल नहीं आए मेरे साथ, परसों नहीं आए मेरे साथ है, और आज तुम यहाँ पे जब मौत हो गई है, डेथ हो गई है, तब तुम सारे के सारे आए, आज तुम्हारे पास कैसे टाइम है? अगर 11 तारीख को प्रशासन देख लेता तो लड़की हमारे पास होती। ये जो इतने जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इनके समर्थन से ही हमें ये उम्मीद है कि हमारी छोरी न कोई न्याय मिलेगा। और हम तो प्रशासन से या इन लोगों से भी यही गुहार लगावा है।
भिवानी की ये वो जगह है जहां पर मनीषा का शव मिला था और अब पुलिस सबूतों की तलाश में, आप देखेंगे तलाशी अभियान इस पूरे खेतों में नहर पार जो जगह है वहां पर सर्च किया जा रहा है। हालांकि जो फ़ोन है मनीषा का वो अभी भी मिसिंग है और उसके अलावा मनीषा यहाँ पे कैसे पहुंची वो तमाम ऐसे सबूत हैं जिनको खंगालना अभी बाकी है। और आप देखेंगे कि लगातार हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको सर्च करते हुए जो खेत है, जो थोड़ा सा रिज इलाका है, वहाँ पर तमाम जो सबूत है उनकी जांच करते हुए, उनको तलाशते हुए आपको नजर आएंगे। ये वो नहर है जिसका पानी यहाँ से निकाला गया और इसी नहर के पास ही जो शव है वो मिला था। और आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आगे इस पूरे मामले की जो जांच यहाँ पर संभवतः कर रहे हैं। ये देखिए ये नहर है, पूरे तरीके से इसको पानी निकाला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मनीषा यहाँ पर कैसे पहुँची ये सबसे बड़ा सवाल है। और उन्हीं सबूतों को खंगालने के लिए एक सर्च ऑपरेशन यहाँ पर संभवतः चलाया जा रहा है और आगे तमाम जो कड़ियाँ हैं उनको ढूंढने का जो काम है वो संभवतः यहाँ पर किया जा रहा है। देखा पुलिस को कुछ मिल नहीं रहा है और इसके लिए अब बवाल पूरे हरियाणा में हो रहा है। दिखाता हूं आपको, देखिए जरा चरखी दादरी में हरियाणा में इंसाफ के लिए छात्र छात्राएं सड़कों पर आ गए और जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चरखी दादरी के अलावा महेंद्रगढ़ में आप देखिए सड़कों पर आ गए और कहा जा रहा है कि मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए और जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो एक दो जगह की आपने तस्वीर देखी, अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आ रही है। भिवानी में कैंडल मार्च निकाला गया और कहा गया कि मनीषा के हत्यारों को पकड़ा जाए। मनीषा के हत्यारों को गोली मारो, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो, बंद करो हथियारों से। मनीषा हम शर्मिंदा है, भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद, भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद, भिवानी। यह हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनीषा जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों सवालों के घेरे में आ गई है और परिवार वाले क्यों गुस्सा हैं, आपको एक एक चीज विस्तार से बताता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबको चौंका रही है। मनीषा के शव का पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में हुआ। पहले पोस्टमार्टम में शारीरिक शोषण की कोई पुष्टि नहीं हुई। परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नाराजगी जता दी, जिसके बाद शव का दूसरी बार पीजीआई में पोस्टमार्टम कराया गया। रोहतक पीजीआई में शव का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। पीजीआई में 3 डॉक्टर्स के पैनल ने दोबारा पोस्टमार्टम किया और पीजीआई में मनीषा का जो शव पहुंचा उसमें कई अंग नहीं थे। भिवानी में पहले पोस्टमार्टम में कई अंग निकाल लिए गए थे। मेडिकल बोर्ड ने विसरा जांच के लिए अंग निकाल लिए। फेफड़े, हृदय, आंत जैसे अंगों की विसरा जांच के लिए निकाले जाते हैं और पीजीआई के डॉक्टर्स ने वो कपड़े भी मंगवाए जो शव मिलने के समय मनीषा के शरीर पर थे। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं मिले। पहली रिपोर्ट में सिर्फ गर्दन पर धारदार हथियार के निशान मिले। शरीर पर बाकी कहीं चोट के निशान नहीं मिले। शरीर के कुछ अंग जानवरों तक ने खा लिए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब रोहतक पीजीआई पोस्टमार्टम की नई रिपोर्ट तैयार करेगा। 2 बार पोस्टमार्टम होने के बाद भी परिवार वाले शव लेने को तैयार नहीं है। परिवार के लोग हत्यारों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। परिवार का साफ कहना है कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और इसे लेकर अब गुस्सा भी है क्योंकि मनीषा के हत्यारे 5 दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किए गए। हरियाणा के लोग क्या कह रहे हैं, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जघन्य अपराध हुआ है बेटी मनीषा के साथ, इससे बड़े आक्रोशित हैं और सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, सस्पेंड किया है। जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड और वो भी एक बच्ची के साथ, और अगर हम तत्परता से कार्रवाई उसी वक्त करते तो शायद हम लड़की की जान बचा सकते थे। इसलिए पूरी तरह से इंक्वायरी होगी, दोषी कोई कैसा भी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जितने भी फुटेज थे वहाँ कैमरे थे उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फोन आता है कि सिंघानी में एक डेड बॉडी मिली है। अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। हरियाणा में इस समय जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और अब तो पंचायत बुला ली गई है। ये देख रहे हैं, पंचायत बुलाई गई है मनीषा के इंसाफ के लिए और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए। सुनिए जरा। आज यहाँ हमारी बेटी मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए एकजुट हुए हैं। इसी प्रकार से हम अपने समाज को एकजुट रखेंगे, समाज में भाईचारा कायम रखेंगे। तो एकता का बल दिखा करके मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरी सरदारी को और कमेटी को। और अब मैं आपको दिखाता हूं, परिवार वालों ने देखिए सड़क जाम कर दी, सड़क जाम कर दी गई है। कहा जा रहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा। परिवार वालों को समझाइश दी जा रही है लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं। अब सरकार भी इस मामले में एक्शन में आ गई। नायब सिंह सैनी एक्शन में आ गए। मनीषा मर्डर केस को लेकर लोगों का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। लापरवाही के चलते भिवानी के एसपी तक को हटा दिया गया है। एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और भिवानी समेत पूरे हरियाणा में 5 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। यह मामला हरियाणा सरकार यानी नायब सिंह सैनी के लिए गले की फांस बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर सवाल भी उठा दिए। कहा राज्य सरकार को मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। पूरे मामले को सुसाइड साबित करने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों को जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी खुद इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। सीएम सैनी ने कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस निष्पक्षता और गंभीरता के साथ जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग ने पुलिस से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है और इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं नायब सिंह सैनी, सुनिए जरा। कानून व्यवस्था बिल्कुल चल रहा है और बदमाशी जो अपनी बदमाशी चला रहे। ऐसा प्रतीत होता हरियाणा में सरकार ही नहीं है। तो अब तक जो है दोषी जो है वो पकड़े नहीं गए और इसकी जांच जो है तो सीबीआई को देनी चाहिए, जो उनकी मांग है लोगों। सीबीआई को जांच देनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए। कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ क्या क्या कार्रवाई चल रही है, परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको एक और ऐसी खबर बताने वाला हूं जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। एक और मुलाकात हो रही है, देख रहे हैं आप। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति और इधर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों की मुलाकात हो रही है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं ट्रंप और ज़ेलेंस्की मिलने वाले हैं, लेकिन दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है क्योंकि पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें बात नहीं बन पाई थी, बात बिगड़ गई थी, जबरदस्त बहसबाजी हो गई थी और इसकी भी दुनिया भर में चर्चा हुई थी। लेकिन ये मुलाकात क्यों हो रही है ये आपको बताता हूं। क्योंकि अभी पुतिन से मुलाकात हुई है और पुतिन से मुलाकात ये बताती है कि ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन का वॉर रुक जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ये अभी भी हमले किए जा रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए। दावा किया जा रहा है कि रूस के हमले रुक नहीं रहे और रूस अभी भी हमले कर रहा है।
से थोड़ी देर बाद भी डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने का सपना डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में होने वाली ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात में क्या अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आएगी? पुतिन ट्रंप के बीच हुई डील से क्यों ज़ेलेंस्की फंस गए हैं? सवाल इसलिए क्योंकि रूस ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है, जबकि ट्रंप लगातार शांति राग अलाप रहे हैं। और अब इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें हैं, लेकिन दुनिया की निगाहें क्यों हैं? आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर बाद अमेरिका में सबसे बड़ी मीटिंग होगी। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। मुलाकात का एजेंडा रूस यूक्रेन के बीच जंग को रोकना है। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की 7 महीने में यह तीसरी मुलाकात है। पिछली बार जब ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे तो ट्रंप से बहसबाजी हो गई थी। इस बार ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से कोई बहस नहीं कर पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि जंग रोकना यूक्रेन के हाथों में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की चाहें तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि ज़ेलेंस्की जंग चाहते हैं या फिर शांति। ट्रंप ने यूक्रेन को 2 टूक कह दिया है कि क्राइमिया को भूल जाओ। ट्रंप ने कहा कि नेटो में यूक्रेन को शामिल भी नहीं किया जाएगा। कई यूरोपीय नेता भी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं ताकि दबाव बने। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष, नेटो के महासचिव, ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर, जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, पूर्व राष्ट्रपति, और जॉर्जिया मेलोनी भी इसमें शामिल होने वाली हैं। और इसे लेकर अब दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। असली में यह लड़ाई शुरू कराई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो बाइडेन ने। ज़ेलेंस्की तो केवल मोहरा था, लेकिन कहीं लड़ाई लड़ते लड़ते ज़ेलेंस्की ये भूल गया और वो वाकई ही अपने आप को हीरो समझने लग गया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ज़ेलेंस्की को अलग मुलाकात के लिए बुलाया है। वो जानते हैं कि ज़ेलेंस्की को ग्रैंड स्टैंडिंग करने की आदत है, उसको ड्रामा करने की आदत है, खासकर अगर एक ऑडियंस हो तो उसको वो ऑडियंस के बगैर बुलाना चाहते हैं, ताकि उसको रॉयट एक्ट पढ़ दिया जाए कि तुमको देना तो होगा ही, टेरिटरी तो देनी होगी ही, टेरिटरी का स्वैप होकर रहेगा, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि मैं ये लड़ाई बंद चाहता हूं। देखा, लेकिन ज़ेलेंस्की क्यों उलझे हुए हैं ये आपको बताता हूं। क्योंकि अभी ज़ेलेंस्की बार बार कहते हैं कि रूस ने हमारे यूक्रेनियंस की हत्या की और वो पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताते हैं। और ये एक बार नहीं, वो बार बार व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही कहा, सुनिए जरा। It's impossible to do this under their pressure. हम अपनी जमीन उन्हें नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। रूस को ट्रायलेटरल बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने के संकेत नहीं दे रहा। अगर रूस बातचीत नहीं करता तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। We need real negotiations, which means they can start. और अब मैं आपको एक बड़ी खबर बताने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ये पहला मौका है जब यूरोपीय लीडर इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए। अमेरिका इसके लिए तैयार है, ऑनर महसूस कर रहा है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और कहा तो यह जा रहा है कि पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने पूरा जाल बिछा लिया। डोनाल्ड ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करना चाहते, वो अपनी ग्लोबल लीडर वाली छवि को और मजबूत करना चाहते। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग रुकवाने की कोशिश में है डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के बीच सीज फायर हो जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ब्रांडिंग कर सके। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी पुतिन से मिलते हैं, कभी ज़ेलेंस्की से। प्रेशर पॉलिटिक्स अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के शांति राग पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की और पुतिन कई मुद्दों पर अड़े हुए हैं। ज़ेलेंस्की का पहला मुद्दा है कि यूक्रेन में आम लोगों की हत्याएं बंद हो, जैसा हमने आपको सुनाया। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। उनकी मांग है कि पहले स्थायी सीज़फायर हो, फिर सुरक्षा की गारंटी मिले। ज़ेलेंस्की तो यह भी चाहते हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा संप्रभुता को प्राथमिकता दी जाए। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूस इन्हें अपनी ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से शांति को लेकर बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन रूस के कब्जा क्षेत्रों से अपना दावा छोड़ दे, उन इलाकों को रूस का हिस्सा माने जिस पर रूसी सेना ने कब्जा किया।
रूस ने साफ कर दिया कि यूक्रेन को नेटो में भी शामिल नहीं किया जाए और इसे ही लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। Impossible to give up territory or trade land. रूसी हथियारों के खौफ से वो कोई समझौता नहीं करने वाले। सीज फायर अगर होगी तो तुरंत होगी। पुतिन को हत्याएं रोकनी होंगी। Ukraine, United States, Russia. So far, Russia gives no sign that trilateral will happen. और अब मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अभी मुलाकात को लेकर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये बार बार मुलाकात हो रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये मुलाकात सफल होगी, क्योंकि ये तीसरी मुलाकात है। इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की मिल चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, इधर आप देख रहे हैं पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में मुलाकात हुई, लेकिन इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि पूरा जाल बिछा लिया गया है और इसीलिए अब सवाल और संशय बना हुआ है, क्या यूरोपीय लीडर्स भी कुछ कर पाएंगे या फिर पुतिन अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स से ज़ेलेंस्की फंसते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने कोई खास गुंजाइश नहीं छोड़ी। ज़ेलेंस्की अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो ट्रंप के गुस्से का शिकार होंगे। कड़ी शर्तों के बिना समझौता मानते हैं तो भारी कीमत चुकानी होगी। इसी साल फरवरी में व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की में बहस हो गई थी। इसने ज़ेलेंस्की के लिए स्थिति को और नाजुक बना दिया है। ज़ेलेंस्की नहीं चाहेंगे कि वो एक और विवाद में फंसे, साथ ही वो मध्यस्थता में ट्रंप की रुचि बनाए रखना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की घर में भी राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। ट्रंप के साथ बैठक ज़ेलेंस्की के लिए घरेलू स्तर पर काफी अहम। अगर ज़ेलेंस्की झुके तो रूस कुछ सालों में मजबूती वापसी करेगा और रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा किया, ये हमने आपको बताया। रूस इन्हें ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। पुतिन ने कहा यूक्रेन से शांति को लेकर बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन रूस के कब्जाए क्षेत्रों से दावा छोड़े। और अब आपको बताएं, उन इलाकों को रूस का हिस्सा मानेंगे रूसी सेना ने जिस पर कब्जा किया। रूस ने साफ कहा यूक्रेन को नेटो में भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। रशिया यूक्रेन की भविष्य में सुरक्षा के लिए नेटो के आर्टिकल 5 की कंडीशन को मान सकता है, परंतु रशिया का कहना है कि पहले शांति वार्ता उसके बाद सीज फायर। यूक्रेन कहता है पहले सीज फायर फिर शांति वार्ता। रशिया कहता है कि मैं पूरा डोनबास का एरिया अपने पास रखूंगा। यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के देश कहते हैं 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। रशिया कहता है कि हम त्रिपक्षीय वार्ता में भी शामिल नहीं होंगे। यानी कि अब सीज फायर का एक ही रास्ता बचा है, ज़ेलेंस्की का मर्डर या सरेंडर। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको और अब मैं आपको आगे बढ़ूं, खबरें आज हमारे पास आई हैं बाढ़ से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें देखिए। मुंबई में स्कूल की बस फंस गई। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। स्कूल की बस से कैसे पुलिसकर्मी बचा रहे हैं बच्चों को, एक एक करके देखिए जरा। बस 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 इतना ही है। ये एक तस्वीर है, 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है और यही तस्वीर इस समय पूरे मुंबई के लिए परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि मुंबई दरिया बन चुकी है। और एक और तस्वीर आपको दिखाने, देखिए जरा, पूरी रेल की पटरियां पानी में डूब गई हैं और मुंबई में इस समय हालात खराब नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और ये परेशानी का सबब बन गई है। और अब आपको पहाड़ पे देखिए कैसे जलजलाया हुआ है। शिमला में भयंकर बाढ़ हुई है और इस समय बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं जो लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। ये देख रहे हैं, कुल्लू से भी डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पर भी कई घर बह गए और अभी भी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। और अब आगे बढ़ेंगे।
और वक्त हो गया है आज के सूत्र का। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझसे खुद से ज्यादा बुरा कोई इंसान नहीं मिला है। ये अगर सूत्र आप जीवन में उतारेंगे तो आप भी बुरे समय में अच्छे काम के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छा काम करना है तो दुनिया की बुराई नहीं देखनी, खुद के अंदर देखना है। बहरहाल ये भारत की बात है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। पावर बार एक हिंट तो MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद।